निबंध साहित्य का उद्भव और विकास। मित्रों, आज हमें हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में निबंध एक महत्वपूर्ण विधा है। और वैसे देखा जाए तो हिंदी गद्य साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, उन सभी गद्य विधाओं में सबसे पहले जिस गद्य विधा का जन्म हुआ वह गद्य विधा है निबंध। यानी हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं में एक सक्षम ऐसी गद्य विधा निबंध मानी जाती है। जिस तरह उपन्यास, कहानी और नाटक साहित्य का जितना महत्व है, उतना ही महत्व निबंध साहित्य का है। निबंध साहित्य का जन्म ही समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। निबंध में लेखक या निबंधकार किसी विषय या वस्तु के बारे में अपने मौलिक विचार साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करता है। मैं तो यही कहूंगा निबंध के बारे में कि कोई साहित्यकार, कोई लेखक या कोई निबंधकार अपने विचारों को एक सूत्र में बांधने का काम करता है, उसी को निबंध कहा जाता है। निबंध यह जो गद्य विधा है, एक प्रकार से वह जटिल विधा है, क्योंकि उसमें एक विचार होता है। लेखक किसी विषय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में अपने स्वयं के विचार प्रस्तुत करता है। यानी निबंध यह गद्य विधा कोई मनोरंजन का साधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें एक विचार होता है। लेखक अपनी स्वयं की शैली के माध्यम से उसी को साहित्यिक रूप देता है और वह विचार पाठकों के सामने रखने का काम निबंधकार करता है। हिंदी साहित्य में निबंध का समुचित सूत्रपात यह भारतेंदु के कालावधि में हुआ। और हिंदी निबंध साहित्य के विकास क्रम को हमें देखना होगा या उसके विकास के क्रम का अध्ययन करना होगा, तो हमें उसी को 4 भागों में बांटना होगा। प्रथमतः हमें भारतेंदु युग, द्विविधि युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इन 4 भागों में हिंदी निबंध साहित्य का विकास हुआ है। भारतेंदु के कालावधि का निबंध साहित्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी के कालावधि का निबंध साहित्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कालावधि का निबंध साहित्य और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद के युग का निबंध साहित्य। यानी इस तरीके से हमें हिंदी निबंध साहित्य के उद्भव और विकास का अध्ययन करना होगा या किया जा सकता है।
तो सर्वप्रथम हमें भारतेंदु युगीन निबंध साहित्य पर प्रकाश डालना है। मित्रों, भारतेंदु युग में जो साहित्य लिखा गया, जो गद्यात्मक साहित्य लिखा गया, उसका दायित्व या उसका योगदान निश्चित रूप में अनेक मुखी था। अनेक मुखी था, इसका अर्थ यह है कि भारतेंदु युग में निबंध से लेकर कहानी तक, कहानी से लेकर नाटक, उपन्यास, रेखा चित्र, आत्मकथा तक जितनी भी गद्य विधाएं हैं, उसका उद्भव यानी उसका निर्माण भारतेंदु युग में हुआ। और इसका कारण भी है, भारतेंदु युग के जो लेखक थे वे केवल लेखक नहीं थे। भारतेंदु युग के जो कवि थे वे केवल कवि नहीं थे। यानी भारतेंदु युग में जो लेखक थे, जो कवि थे, वे कवि होने के साथ साथ या लेखक होने के साथ साथ किसी ना किसी समाचार पत्र और मासिक पत्रिका के संपादक भी थे। और भारतेंदु युग के इन लेखकों ने या संपादकों ने अपने समय की पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक विषयों को, सामयिक आंदोलनों को या अनेक प्रकार के विषयों की चर्चा निबंधों के रूप में समाचार पत्रों में की है। उनके निबंधों में जनता की समस्याएं चित्रित हुई है। अतः इस युग के निबंध साहित्य में तत्कालीन युग की संपूर्ण चेतना सम्यक रूप में प्रतिबिंबित हुई है। भारतेंदु युग के जो निबंधकार है या साहित्यकार है, उनमें प्रमुख रूप से स्वयं भारतेंदु बाबू तो है, बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है, ज्वाला प्रसाद है, अंबिका दत्त व्यास है और राधाचरण गोस्वामी है। यानी आदि निबंधकार भारतेंदु के कालावधि में हुए हैं। परंतु मित्रों, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र बाबू सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न हिंदी के प्रथम निबंधकार माने जाएंगे। यानी भारतेंदु बाबू ने अनेक विषयों पर इस कालावधि में निबंध लिखे। धर्म, समाज, राजनीति, खोज यात्रा, प्रकृति वर्णन, आत्मचरित, व्यंग्य विनोद आदि सभी विषयों पर उन्होंने सफल ऐसे निबंध लिखे हैं। सामाजिक निबंधों को देखने के बाद, यानी भारतेंदु के जो सामाजिक विषय पर लिखे गए निबंध है, समाज में जो मिथ्या परंपराएं थी या समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी, उसी का खुलकर विरोध करने का काम भारतेंदु बाबू ने अपने निबंधों के माध्यम से किया। राजनीतिक निबंधों में विदेशी शासन पर अत्यंत मीठे तीखे व्यंग्य करने का काम भारतेंदु बाबू ने अपने निबंधों में किया। यानी भारतेंदु बाबू के निबंधों की विशेषता यह है कि उसमें एक ताजगी है, जिंदा दिली है, आत्मीयता, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, मौलिकता और व्यंग्यात्मकता भारतेंदु बाबू के निबंधों की विशेषता मानी जाएगी। भारतेंदु युग के प्रमुख दूसरे निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट एक प्रगतिशील विचारधारा के निबंधकार माने जाते हैं। यानी बालकृष्ण भट्ट ने सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक साहित्यिक विषयों पर निबंध लिखे हैं। और बालकृष्ण भट्ट के ये सारे निबंध उस समय के ब्राह्मण पत्र में छपा करते थे।
यानी बालकृष्ण भट्ट ने भाषा में व्याकरण सम्मत रूप का कोई ध्यान नहीं रखा था, और उनके निबंधों को देखने के बाद पता चलता है कि उनके निबंधों में विषयांतर बहुत हो रहा है या होता है। इनके अतिरिक्त ज्वाला प्रसाद, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास ने फुटकर रूप में तथा टिप्पणियों के रूप में निबंध इस कालावधि में लिखे। यानी भारतेंदु युग के निबंध सचमुच एक प्रयास था, एक प्रयत्न था। यानी भारतेंदु युगीन निबंधकारों ने जितने भी निबंध लिखे उनमें न कोई बुद्धि वैभव है, न पांडित्य का प्रदर्शन है, न ग्रंथ ज्ञान है। यानी इनके निबंधों में वैयक्तिकता के साथ सामाजिकता है। सरलता इन निबंधों का निजी गुण माना जाएगा, और इन निबंधों में संपूर्ण युग चेतना प्रतिबिंबित होती है। परंतु हम इस तरह से नहीं कह सकते कि भारतेंदु युगीन निबंध एक साहित्यिक रूप के निबंध है। मैं यह कह सकता हूं या यह कहूंगा मैं कि भारतेंदु युग के जो निबंध है वह बाल्य अवस्था के निबंध है। निबंधों के तत्वों के अनुसार जो निबंध लिखे जाते हैं वे द्विविधि युग के निबंध माने जा सकते हैं। मित्रों, हमें द्विविधि युग पर प्रकाश डालना है। द्विविधि युग यानी महावीर प्रसाद द्विविधि का युग। महावीर प्रसाद द्विविधि का युग विक्रम संवत 1900 से प्रारंभ होता है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं नैतिकता प्रिय ऐसे व्यक्ति थे। स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी एक नैतिकता प्रिय व्यक्ति होने के कारण उनके लगभग सारे निबंध यह नैतिक निबंध है। यानी इस युग में, यानी द्विवेदी के कालावधि में पत्रकारिता की जो स्वच्छंदता थी वह कम हो गई थी, और निबंधकार जन सामान्य की अपेक्षा मध्य वर्ग के यानी मिडिल क्लास के अधिक नजदीक आने लगा था, शिक्षित समाज के अधिक समीप आ गया था। द्विवेदी कालीन निबंधों में बौद्धिकता अधिक है, उसमें हार्दिकता बहुत कम है, और उसमें भारतेंदु युगीन या भारतेंदु कालीन आत्मीयता तथा जिंदा दिली नहीं रही। इस युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी को अधिक महत्व दिया जाता है। ऐतिहासिक महत्व अधिक है, साहित्यिक महत्व नहीं। यानी उन्होंने पाश्चात्य लेखकों के ज्ञान को अर्जित करके अपने निबंधों के द्वारा हिंदी पाठकों को ज्ञानवर्धन किया। माधव प्रसाद मिश्र के निबंध भी इस कालावधि में भावनापूर्ण निबंध है, उनमें सरलता माधुर्य है। इस कालावधि में बाबू श्याम सुंदर दास एक उच्च कोटि के आलोचक और निबंधकार माने जाते हैं, और उन्होंने प्रायः गंभीर आलोचनात्मक विषयों पर लेख लिखे हैं। द्विवेदी युग के निबंधों के परिचय के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि भारतेंदु कालीन निबंधों में जो एक ताजगी थी, जो जिंदा दिली थी, व्यंग्य विनोद प्रियता थी, वह विनोद व्यंग्य प्रियता या ताजगी या जिंदा दिली द्विवेदी युगीन निबंध में नहीं है। उनमें एक उपदेशात्मकता हमें दिखाई देती है। द्विवेदी युग के बाद शुक्ल का युग, शुक्ल युग यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का युग। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन हिंदी निबंध के क्षेत्र में हुआ और जनता को एक नए विचार, नई भावाभिव्यक्ति शैली के दर्शन हुए। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोवैज्ञानिक,
साहित्यिक तथा सभी प्रकार के निबंध लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सभी निबंध चिंतामणि भाग 1 व चिंतामणि भाग 2 में संग्रहित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है उसमें विचारात्मकता है, उसमें गंभीरता है, उसमें प्रौढ़ता हमें दिखाई देती है। इस तरह देखा जाए तो इस कालावधि में यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को अवलोकन करने के बाद या देखने के बाद उनके निबंध मनोवैज्ञानिक भी अधिक है, उसमें जटिलता है, उसमें क्लिष्टता है, परंतु उसमें मन की आलोचना करने का काम उन्होंने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है मनोवैज्ञानिक निबंध है, उदाहरणार्थ लोभ, प्रीति, ईर्ष्या, श्रद्धा, क्रोध, मन आदि उनके मनोविश्लेषणात्मक निबंध उत्कृष्ट कोटि के हैं। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोविज्ञानवेत्ता, साहित्यकार और समाजशास्त्री ये तीनों भूमिकाएं उन्होंने निभाई है। शुक्ल के निबंधों में पर्याप्त मौलिकता, स्पष्टता और रोचकता हमें दिखाई देती है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन से अध्यापक थे, मस्तिष्क से आलोचक थे और हृदय से कवि थे। उनके कुछ निबंध तो ऐसे हैं, इतने जटिल है, इतने कठिन है कि हिंदी के साधारण पाठक की तो क्या बात, हिंदी के अच्छे अच्छे विद्वानों को जटिलता के कारण हैरान कर देते हैं। मैं तो अनेक बार पाठकों से कहता रहता हूं, विद्यार्थियों से मैं कहता रहता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है वह निबंध केवल एक बार सरलता से या सहजता से पढ़ने से समझ में नहीं आता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध, कोई भी निबंध हो, वह मन लगाकर एक बार नहीं 2 बार पढ़ना होगा, तभी उस निबंध का विषय समझ में आ जाता है। पिछले साल प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए मन नाम का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध पाठ्यक्रम में रखा गया था। वह बहुत सुंदर निबंध है, परंतु उतना ही जटिल निबंध है। यानी मन का विश्लेषण करने का काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या मन की जो अवस्थाएं है उसी का विश्लेषण करने का काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक क्रोध नाम का निबंध था। कई साल हो गए, अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी है, बीए के विद्यार्थी, सामान्य सिलेबस में या पेपर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्रोध नाम का निबंध था। मित्रों, क्रोध यानी मनुष्य के मन में निर्माण होने वाली एक भावना है। वह भावना कब निर्माण होती है, कैसे निर्माण होती है, उसका स्वरूप कैसा होता है, और वह क्रोध हमारे मन से बाहर व्यक्त होना कितना आवश्यक है, इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अत्यंत सुंदर ढंग से विश्लेषण किया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध निश्चित रूप से समझने के लिए कठिन है, परंतु एक अभ्यासु, एक मस्तिष्क, एक विचारात्मक व्यक्ति के लिए बहुत ही सुंदर ऐसे निबंध माने जा सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग के अन्य उल्लेखनीय निबंधकार बाबू गुलाब राय है, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी है, माखनलाल चतुर्वेदी है, वियोगी हरि है और शांति प्रिय द्विवेदी भी है। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद शुक्लोत्तर युग जो है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद का निबंध साहित्य, उसी पर भी हमें प्रकाश डालना होगा।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, ये आदि सभी निबंधकार शुक्ल की परंपरा में आते हैं और ये विचार और शैली की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्ण भिन्न है। पर इन्हें जीवन के बारे में जो कुछ कहना है शुक्ल के समान साहित्य के माध्यम से कहते हैं। यानी साहित्य आलोचनात्मक निबंध लेखकों में सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कवयित्री महादेवी वर्मा के नाम विशेष उल्लेखनीय है। यानी इन छायावादी कवियों ने प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, इन्होंने अपने काव्य संग्रहों की भूमिकाओं में आधुनिक कविता की धाराओं का सुंदर विवेचन किया है। जयशंकर प्रसाद तथा रामधारी सिंह दिनकर ने स्वतंत्र रूप से निबंध भी कलात्मक रूप में लिखे हैं। सियाराम शरण गुप्त ने भी अनेक प्रकार के सुंदर निबंध लिखे हैं। रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संग्रह मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, गुप्त, प्रसाद, साहित्यमुखी, शुद्ध कविता की खोज, रेती के फूल, इनके निबंधों में सर्वत्र मानवतावादी दृष्टिकोण प्रतिफलित हुआ है। यानी वे अपनी बात को बड़ी विश्वसनीयता और स्पष्टता पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी इस युग के वर्णनात्मक एवं यात्रा संबंधी, प्रवास संबंधी निबंध लेखकों में सत्यदेव, राहुल सांकृत्यायन, देवेंद्र सत्यार्थी के नाम भी विशेष उल्लेखनीय हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह, अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज आदि निबंधों में हृदय की सरलता, प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति का ज्ञान वैभव, विचारों की मौलिकता एवं शैली की रोचकता का सफल समन्वय दृष्टिगोचर होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर नगेंद्र में शुक्ल की तरह मौलिकता, द्विवेदी की तरह रोचकता और गुलाब राय की स्पष्टता हमें डॉक्टर नगेंद्र में दिखाई देती है। डॉक्टर नगेंद्र के काव्य शास्त्रीय निबंधों में पाश्चात्य का संतुलित समन्वय दिखाई देता है। यानी इन्होंने साहित्यिक विषयों पर अधिक निबंध लिखे हैं। यानी इनके निबंध विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण आदि निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार यशपाल ने भी निबंध लेखक के मूड में सुंदर ऐसे व्यंग्य लेख लिखे हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने साहित्यिक निबंध लिखे। धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, रांगेय राघव, नलिन विमोचन शर्मा आदि के साहित्यिक निबंध हिंदी की अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित हुए हैं। ललित निबंधों की रचनाओं में भी अनेक लेखक प्रवृत्त हुए। राम वृक्ष बेनीपुरी के निबंध संग्रह गेहूं और गुलाब हास्य व्यंग्यात्मक निबंध लेखकों में बेढब बनारसी अग्रगणी माने जाते हैं। इनके निबंधों में राजनीति और समाज की विसंगतियों पर करारे व्यंग्यों के साथ हास्य विनोद भी हमें दिखाई देते हैं। इस तरह हिंदी निबंध का उद्भव और विकास हमें 4 भागों में हमने देखा है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग।